हे गाइस, क्या हालचाल आप सबके। माय नेम इज जीवित सिंह। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं और हम पढ़ रहे हैं मौर्यन एम्पायर, जो कि है बेहद इंपॉर्टेंट। एंड उसी इंपॉर्टेंट सीरीज के अंदर आप देखिए कि ये वाला पार्ट कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा याद करना भी कठिन हो सकता है। हालांकि मैं कोशिश करूंगा आपको कहानियों की फॉर्म में और थोड़ा कलरफुल नोट्स की फॉर्म में पिक्चर्स के साथ ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट करके याद करवा पाऊँ। लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा कंटेंट ज़्यादा रहेगा, तो आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी। वो याद रखना डायलॉग, सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है ना। तो इसलिए पर ये जितना भी मैंने लिखा है इसके अंदर कंटेंट, मैं बताता जाऊंगा कि पेपर में आया क्या है। तो वहाँ से आपको और ज़्यादा कनेक्शन फील होता रहेगा कि आपको याद क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो फिर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, मुझे लगता है। ठीक है, तो चलो आइए शुरू करते हैं इस पूरे के पूरे सेशन को। हम बात कर रहे हैं अशोका की। और अशोका का रियल नाम अगर देखा जाए तो इन्होंने जो है मैक्सिमम जगहों पे हमें इसका नाम जो है देव नाम पिया जो है हमें देखने को मिलता है। और अगर टेन्योर देखा जाएगा तो 268 से 232 बीसी के आसपास का है। थर्ड रूलर है और सबसे इंपॉर्टेंट रूलर है। इसके बाद कोई खास रूलर नहीं हुआ है। तो अशोका के बारे में आप देखिए कि ग्रेटेस्ट मौर्यन किंग जो है या मौर्यन रूलर जो है अशोका को बोला जाता है। गलती से भी चंद्रगुप्त को मार्क मत कर देना, क्योंकि देखिए कि चंद्रगुप्त ने एक इनिशिएशन कर दी थी। हालांकि उसने काफ़ी कुछ कर दिया है ना, अगर वो नहीं होते तो फिर अशोका का भी कोई मतलब नहीं है। लेकिन सिर्फ युद्ध के बिहाफ पे आप किसी को जज नहीं कर सकते हो। अशोका ने एक ही युद्ध लड़ा और उसके बाद उसको समझ में आ गया कि वायलेंस इज नथिंग, है ना, ये इस ब्लड शेड का कोई मतलब नहीं है। तो उन्होंने जो है एक तो बुद्ध धर्म को अपनाया, फिर धम्मा की प्रैक्टिस की। उन्होंने धर्म प्रचार पे जो है ज़्यादा ध्यान दिया। उन्होंने पूरा एक संगठित एम्पायर को रोक रखा था। ऐसा नहीं था कि कोई इधर हो गया, बागी हो गया, कोई ये हो गया, कोई किसी की हिम्मत नहीं थी, है ना। तो पूरा मुट्ठी में था, सेंट्रलाइज कर रखा था पूरी की पूरी पावर को, कि कोई भी इधर से उधर हिल नहीं सकता। नहीं तो पहले तो क्या होता था कि राजा थोड़ा सा हिला नहीं, है ना, इधर से एक राजा लुढ़का नहीं और चार लोग उधर से निकल लेते थे कि भैया हम नहीं तुम्हारे साथ, है ना। मान लो उधर बंगाल वाले अलग निकल रहे हैं और नीचे वाले अलग निकल रहे हैं, दक्षिण वाले, है ना, वो उधर पाकिस्तान के एरिया वाले अलग निकल रहे हैं कि भैया हम नहीं तुम्हारा साथ देंगे, हम तो अलग ही है रहा। तो ऐसा नहीं बात बनती, है ना। सेंट्रलाइज्ड पावर जो थी वो बहुत स्ट्रांग रखी हुई थी अशोका ने भी। और अगेन वही मैंने बोला कि एक अच्छे काम किए जिसकी वजह से जो है बाद में चल के किए, है ना, तो जिसकी वजह से अशोका को ग्रेटेस्ट किंग भी बोल दिया जाता है मौर्यन रूलर्स के बीच में। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो अशोका के जो फादर हैं उनका नाम है बिंदुसार और मदर का नाम जो है वो है सुभद्रांगी। अगर आपने सीरीज़ भी देखी हो, एक अशोका की सीरीज़ आया करती थी जिसके अंदर पूरा का पूरा सुभद्रांगी, बिंदुसार, अशोका, एक सीरीज़ मतलब कि आई थिंक पता नहीं सोनी पे आता था, शायद कलर्स पे आती थी, है ना। पता नहीं आपने देखी होगी कि नहीं देखी होगी। एनीवेज, तो मुझे तो अपने टाइम में बहुत अच्छी लगती थी ऐसी चीज़ें, तो मैं देख लेता था। और अगर अदर नाम्स पूछा जाए अशोका के तो अशोक तो है ही है, अशोक वर्धन भी इसी का नाम है। और कई जगह पे हमें किंग ऑफ मगध लिखा मिलता है इसका नाम। कई जगह पे देव नाम पिया देखने को मिलता है, अशोक मौर्य देखने को मिलता है। तो अलग अलग नाम है। और जैसा कि मैंने आपको बोला कि इसको वाइस रॉयल्टी भी मिल रखी थी, कहाँ की, तक्षशिला की। बिंदुसार के टाइम के दौरान ही ये तो मिल रखी थी कि वहाँ की गवर्नरशिप एक तरह से मिल रखी थी, तक्षशिला और उज्जैन की। या उज्जैन को उज्जैनी भी बोल देते, तो कन्फ्यूज़ मत करना, ठीक है। और इसके अलावा ये बोला जाता है कि ये जो पूरा का पूरा थ्रोन पे बैठा है, जब इसके पिता की डेथ होती है तो ऐसा नहीं कि तुरंत बैठ गया, इसको डिले हुआ है 4 साल का। ये कई बार ना ऐसे अजीब सी चीज़ें भी पूछ रहा है पेपर में। जैसे इसने पूछा था कि कलिंग वॉर जो हुआ वो कितने सालों के बाद हुआ अशोका की गद्दी के बैठने पे, तो वो 8 साल के बाद हुआ, है ना। तो ये अजीब सा प्रश्न है कि मतलब इसका कोई सेंस नहीं बैठता, बट पता नहीं कि क्यों एग्जामिनर ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं पेपर के अंदर और हमें याद करने पड़ेंगे। तो इसलिए मेरे को ये थोड़ा सा लगा कि अब ये पूछ ले कल को कि बताओ बिंदुसार के मरने के कितने साल के बाद अशोका गद्दी पे बैठ रहा है, तो तुरंत नहीं बैठ रहा, ये समझ लेना कि 4 साल का जो समय है उसके बाद वो गद्दी पे बैठ रहा है। तो इस वजह से मैंने ये पॉइंट को मार्क कर दिया, नहीं तो मैं कभी भी लिखता नहीं इस पॉइंट को। लेकिन आज की डेट में ना एग्जामिनर पे बिलीव नहीं किया जा सकता, भरोसा नहीं है, तो वो कुछ भी दे देता है। अब देखो कि ऐसा बोला जाता है कि ये 4 साल कर क्या रहा था, तो 4 साल ही अपने भाइयों को लुढ़का रहा था, है ना। पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर ऐसे करके चौके छक्के, है ना, ऐसे कर करके लगा रहा था। फिर हाफ सेंचुरी लगाई, फिर इसने फुल सेंचुरी लगाई। तो फुल तो लगाएगा कैसे, 99 भाइयों को ही तो मारा, खुद को मार लेगा, हाँ, कत्लेआम कर दिया, तो वो तो कोई सेंस नहीं बैठती है। बट देखो कि कुछ लिटरेचर ऐसा बोलते हैं कि 99 अपने ब्रदर्स को किल किया, और कुछ लिटरेचर ऐसा भी बोलते हैं कि नहीं किया था ऐसा। लेकिन आप थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे ना चीज़ों को, कि जो आदमी
केवल और केवल छोटे से कलिंग के लिए इतना ब्लड शेड कर दे, तो वो अगर अपने भाइयों को भी मार दे तो कोई बड़ी चीज़ है नहीं इसके अंदर। लेकिन कुछ टेक्स्ट बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं किया था, बट जो मेजोरिटी ऑफ टेक्स्ट यही बोलते हैं कि इसने मारा था। ठीक है, तो हम अब उसी की तरफ ही जा रहे हैं, क्योंकि ही वॉज रियली अ वायलेंट पर्सन। इनिशियली वो वायलेंट था, ये बात सिंपल सी है। ठीक है, अब जो है जो अंपायर है वो पूरा ज़ैनिथ तक पहुंच चुका था, यानी कि अपने पीक तक जो पहुंचा है वो अशोका के टाइम में ही पहुंचा है। ठीक है, क्योंकि आप देखिए कि कभी भी फर्स्ट रूलर है ना, जो उसके पास इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं होती कि वो एम्पायर को पूरा पीक तक पहुंचा दे। क्योंकि आप देखिए कि जो पहला रूलर है वो हमेशा एक प्लेटफॉर्म तैयार करेगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य एक तरह से जो है उनके पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि वो पूरा का पूरा और अपने राज्य पाठ को संगठित कर दें और ज़्यादा फैला दें। क्योंकि आप देखिए कि पहले तो वो इतने मेहनत करके वो बना ही रहे ना, तो फिर बना रहा है तो उसके बाद ये थोड़ी कि तुरंत युद्ध पे निकल जाएगा अगले के लिए। वो उसको पूरे को पूरी व्यवस्था बनानी पड़ती है, अपने रूल्स, अपने रेगुलेशंस, है ना, हर चीज़ अपनी जो है पोस्ट क्रिएट करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इंटरनली पूरा का पूरा राज्य भी तो स्थापित करना है, तो वो भी तो किया जाएगा। ये थोड़ी कि बस दे दनादन राज्य जीते जा रहे हैं, जीते जा रहे हैं, है सिकंदर की तरह, पीछे का कुछ अता पता ही नहीं है। तो वैसा करोगे तो वो फिर अजीबोगरीब सी स्थिति है ना, तो कुछ भी नहीं मिलेगा अंत में, फिर वही वाली बात हो जाती है। इसलिए ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो पूरा जेनिथ तक अगर कोई पूछ ले, ये पेपर में पूछा जा सकता है कि पीक तक जो है मौर्यन एम्पायर का किसके टाइम में पहुंचा, तो अशोक के टाइम में ही पहुंचता है। और इसमें मैक्सिमम सब कुछ जो है अशोका के अंडर ही था, केवल और केवल साउथ की कुछ किंगडम्स को छोड़ के, वहाँ पे चोला, पल्लवा, वो सब मैं बता चुका हूँ आपको, वो सब थे। ठीक है, और जो इसका पूरा का पूरा जीवन काल है, इसमें एक इसने जो सेकेंड धर्म यात्रा या फिर कि एक पिलग्रिमेज जो की है इसने, वो कब की है, 21st ईयर ऑफ हिज रेन में की है। ये आप ध्यान रखिएगा कि अपना जो इसका राज्यपाठ था, राज्यकाल था, उसके 21वें साल के अंदर इसने जो है सेकेंड धर्म यात्रा की है, यानी एक पिलग्रिमेज की है। और इन द 14th रेन ऑफ हिज इन द 14th ईयर ऑफ हिज रेन ही स्टार्टेड द इंस्टीट्यूशन ऑफ धर्मा महामात्राज। ये आप ध्यान रखिएगा कि इसने अपने पूरे के पूरे राजपाठ के अंदर, जब ये थोड़ा सुधर गया था, है ना, कलिंग के युद्ध के बाद की बातें हो रही हैं, तब इसने क्या किया था, वो अभी मैं कलिंग का युद्ध के भी पूरी डिस्कशन करूंगा, लेकिन मुद्दे की बात अभी बता रहा हूँ कि जब सुधर गया था थोड़ा, तो इसने सोचा कि भैया अब वॉर के साथ काम नहीं लिया जाएगा, अब हमें कुछ ना कुछ धर्म के हिसाब से काम करना पड़ेगा। और अशोका को पता था कि जितना भी इसके एरिया है वहाँ पे लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस बहुत हैं, रिलीजियस डिफरेंसेस बहुत हैं। क्यों? क्योंकि देखिए कि हर 100 किलोमीटर में, तो आज की देश में ही देखिए, भाषा बदल जाती है, लोगों के भगवान बदल जाते हैं। आप देखिए साउथ में जाके आपको डिफरेंट मिलेगा, है ना, पंजाब में जाके डिफरेंट मिलेगा, बंगाल में जाके और 10 चीज़ें अलग मिल जाएंगी, है ना। अब मान लो कि एक जगह के ब्राह्मण ऐसे हैं जो चिकन नहीं खा रहे हैं, जो मांस मच्छी नहीं खा रहे हैं, एक जगह के ब्राह्मण आपको ऐसे मिल जाएंगे जो मांस मच्छी ही खा रहे हैं। तो अलग अलग टाइप के है ना, वेराइटी है हर चीज़ की। तो बहुत कल्चरल डिफरेंसेस थे, और भारत को अगर संगठित करना है तो ये किया नहीं जा सकता, केवल और केवल एक ही चीज़ से किया जा सकता है, और वो है धर्म। तो अशोका का देखिए कि ये एक खास बात थी कि अशोका ने इस चीज़ की ग्रिप को पकड़ लिया कि भैया धर्म के साथ किया जा सकता है। और उसने क्या किया, स्पेशली ऐसे लोग अपॉइंट किए कि जितना भी सोशल इशू है ना, या रिलीजियस इशू, आपके बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको कोई आ रही है, उनको सोल्व करने के लिए उसने धर्मा महामत्ता या महामात्राज, महामत्ता भी बोल देते हैं और महामात्राज भी कई जगह पे लिखा हुआ है, तो उनको अपॉइंट कब किया था, अपने राजपाठ के 14वें साल के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसमें इसने क्या बोला था कि जो भेरी घोष है, भेरी घोष को अब हम धम्मा घोष से बदल देंगे। यानी कि जो वॉर ड्रम होता है ना, कि यूँ जब भी लड़ाई होती है तो यूँ ड्रम बजाते हैं ना, यूँ करके यूँ ड्रम बजा रहे हैं कि अब युद्ध करेंगे, मार काट डालेंगे, है ना। तो उसको जो है हम रिप्लेस कर देंगे किससे, हम रिप्लेस कर देंगे रिवर्बिरेशन ऑफ लॉ या फिर धम्मा घोषा से, ठीक है। इसके बाद इसका कंटेम्प्रेरी कौन कौन है, तो जो एंटियोचोस II है सीरिया का, ये ध्यान दीजिएगा, ये एंटियोचोस II है, ठीक है। तो एंटियोचोस II है जो सीरिया का, वो इसके कंटेम्प्रेरी है। टोलमी II है ये इजिप्ट का, ये ध्यान रखिएगा, ये इसके कंटेम्प्रेरी है। एंटीगोनाज ऑफ मैसिडोनिया इसके कंटेम्प्रेरी है। मागाज ऑफ सीरीन एंड एलेक्जेंडर ऑफ एपिरुस जो है, इसके सब, ये सब राजा जो है इसके कंटेम्प्रेरी है। और ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो ग्रीक किंगडम है वो 4-5 भागों में डिवाइड हो गई थी, तो ये वही राजा हैं एक तरह से, आप समझ सकते हैं इसके अंदर। इसके बाद जो प्लिनी है, एक बहुत बड़ा राइटर हुआ है, उसने स्टेट किया है कि इजिप्टियन किंग
फिलाडेल्फस टोल्मी टू ने अशोका के दरबार में अपना एक एम्बेसडर भेजा है और उसका नाम है पित्यापियस। और ये कहाँ भेजा है उसने? पाटलिपुत्र में, है ना। अब देखो ये पित्यापियस भी लिखा हुआ है कुछ जगह पे, और कुछ जगह पे जो लिखा हुआ वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो डायनोशियस लिखा हुआ है, यहाँ लिखा भी होगा कहीं कि टोल्मी फिलाडेल्फियस ने डायनोशियस को भेजा। तो ये जो डायनोशियस है ना, इसको स्टार मार्क कर लो। वो पिछले वाला तो 100% मेरे को थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जितना इंपॉर्टेंट ये है ना, वो देखिए कि ये कभी भी पेपर में आ जाएगा, सीधी सी बात है ना। आपको याद करना है, ये वाला नाम याद कर लीजिए, पिटियापियस। नहीं करना तो आप इसको, तो ये नाम याद रखिए, डायनोशियस, ठीक है। इसको स्टार मार्क कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जब अशोका सुधर जाता है तो वो क्या करता है? वो एनिमल स्लॉटर यानी कि पशुओं की जो बलि होती है, पशुओं के जो सैक्रिफाइस होता है, उसको भी कंट्रोल करता है। और हाँ, अगर फूड के लिए किसी को पशु का यूज़ करना है ना, जैसे अब मुर्गे को काट दिया, भैंस को काट दिया, किसी को अच्छा लग रहा है ना, चिकन खाना अच्छा लग रहा है, तो उसको भी एक रेगुलेट किया गया। ऐसा नहीं कि दे दरअंदर पशुओं की बलि दी जा रही है, मारा जा रहा है उनको खाने के लिए, ऐसा नहीं होगा, है ना। और इसके अलावा अकॉर्डिंग टू द मस्की एंड गुर्जर इंस्क्रिप्शन ही वॉज नोन एज देवनाम प्रियदर्शी। यानी कि मैं बता चुका हूँ कि जो मस्की और गुर्जर के अंदर हमें इंस्क्रिप्शन मिले हैं, क्योंकि इसने अपने टाइम में बहुत सारे स्टोन्स के ऊपर, बहुत सारे रॉक्स के ऊपर एनग्रेव करवाया था अपने बारे में, है ना, ताकि वो लॉन्ग टाइम तक रहे। उस टाइम पे ऐसा ही था, है ना। और वो वहीं से हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, क्योंकि अंग्रेज़ों ने जो है उसको डेसिफर किया। जी हाँ, जेम्स प्रिंसेप नाम का एक अंग्रेज़ है, उसने डेसिफर किया था इसको। तो वहाँ से हमें पता लगता है कि अशोका जो अपना नाम बोला करता था वो देवनाम प्रिय या फिर देवनाम प्रियदर्शी बोला करता था। इसका मतलब है जो देवताओं का भी प्रिय हो, है ना, देवता भी जिसको पसंद करते हो, ये आप बोल सकते हैं। यानी कि खुद को एक तरह से ये अगर देखा जाए तो देवताओं के तुल्य ही बता रहा है। यानी कि लोगों के सामने एक अपनी बहुत हाई लेवल की पॉजिटिव इमेज जो है क्रिएट कर रखी है इसने। ही वॉज कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म बाय निग्रोध। निग्रोध जो है इसका ही एक कज़न है, और वो इसको समझाता है कि भैया ये तुम क्या कर रहे हो, इतना कत्लेआम तुमने कलिंग के वॉर में कर दिया, है ना, इतने लोग को मार डाला, कत्लेआम इतना करोगे तो कहाँ जाओगे, कल को कहाँ हिसाब किताब दोगे। तो इसके अंदर एक वैराग्य की जो भावना पैदा करता है, और फिर जो है निग्रोध ही जो है इसको बुद्धिज्म में कन्वर्ट करवाता है। हालांकि ये अपना गुरु जो है वो उपागुप्त को बनाता है, लेकिन कन्वर्ट जो इसको करवा रहा है बुद्धिज्म में वो निग्रोध करवा रहा है, इसी का कज़न है। इसके अलावा अशोका जो है मिशनरी के तौर पर इंडिया के मतलब बहुत लोग को भेजता है, अपने ही बच्चों को भी ये जो है अलग अलग जगह पे भेजता है। जैसे अपना एक लड़का है महेंद्र और बेटी है संगमित्रा, उन दोनों को लक्षद्वीप में भी भेजता है, सिलोन में भी भेजता है। सिलोन किसको बोलते हैं? श्रीलंका को। वो आगे पॉइंट आ जाएगा, मैं आपको सीधा सीधा ही बता रहा हूँ, है ना। मेरे तो दिमाग में सारे पॉइंट तो मैं फटाफट से आपको बता देता हूँ। तो इस तरीके से ये क्या कहता है कि बुद्धिज़्म को प्रोपागेट करने के लिए, यानी कि बुद्धिज़्म को बढ़ाने के लिए अलग अलग जगहों पे जो है अपने बच्चों को भी भेजता है, अपने बहुत सारे एम्बेसडर्स को भी भेजता है, ताकि बुद्ध धर्म का जो है एक तरह से प्रचार किया जा सके। इसके अलावा ये देखिए, अब आप ये सब जो जितनी भी सीख इसको मिल रही है, ये किस युद्ध के बाद मिल रही है? कलिंग के युद्ध के बाद। तो आइए वही देख रहे हैं। अब इसने अपने जीवन में केवल और केवल एक ही युद्ध लड़ा है। मैंने इसीलिए बोला था कि केवल युद्ध से डिसाइड नहीं होता कि कौन कितना महान है, और भी तो बाकी के काम देखे जाते हैं किसी के, है ना। तो लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं होता है। लड़ाई झगड़ा जितने भी लोगों ने किया है, आप ये समझिए किसी ने आपके कोई देशभक्ति के लिए नहीं किया है। मैक्सिमम लोगों ने जितना उन्होंने भी किया है राज सत्ता के लिए किया है। अगर आप थोड़ा सा इतिहास पलटेंगे, चाहे वो दुश्मन के लोग हों चाहे हमारे लोग हों, हर कोई हो, कोई भी राजा हो, उसने केवल राज सत्ता के लिए ही लोगों को मरवाया है, आम जनता का खून बहाया है। ये आप याद रखिएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। जो वॉर है उससे किसी को कुछ नहीं मिला, ये इंसान का खुद के सेल्फिश मोटो है, खुद के लालच हैं। नहीं तो आप देखिए कि अलग अलग जगह पे अगर जहाँ पे था वहीं पे अगर सुख शांति से रहता और एक राजसत्ता का लालच ना होता, पावर को सेंट्रलाइज करने का लालच ना होता, तो काहे को युद्ध होते और काहे को इतने लोग मरते, काहे को औरतें विधवा होती, कहाँ के बच्चों के बाप जाते। तो वही वाली बात होती है ना कि ये थोड़ा अगर आप गहराई से सोचे तो आपको लगेगा कि क्या कर रहे थे ये लोग, है ना, क्यों आपस में लड़ रहे थे, क्यों कत्लेआम कर रहे थे। और ये जो भावना है ये अशोका को कलिंग वॉर के बाद समझ में आती है।
तो उसके बाद वो फिर वही चीज़ को अपनाता है कि भैया मेरे को युद्ध करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, कोई सेंस नहीं है ना। और वैसे भी वो उसने अपनी इतनी खूंखार इमेज बना रखी थी कि वो वैसे भी कोई नहीं उससे युद्ध करना चाहता था, सिंपल सी बात तो ये है। और उसने कलिंग के वॉर में इतना कत्लेआम कर दिया कि उसके बाद तो लोग वैसे ही थर-थर काँप रहे थे कि भैया हम इसके साथ तो युद्ध नहीं करेंगे, ये तो जानवर है। तो वही वाली कहानी है, अब जानवर से इंसान बन रहा था बुद्धिज़्म में, वही ठीक है, समझ रहे हो, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली वाली कहानी हो जाती है फिर। बट ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, कहने का मतलब है कि जो गलती की उसको अगर सुधार लिया तो ठीक है, बहुत बढ़िया है ना, अपना जीवन सफल तो किया कम से कम बाद में जाके। इसके बाद देखिए कि जो कलिंग वॉर है ये 261 बीसी के अराउंड की बात है। और कई बार इसका ये पूछ लिया जाता है कि कलिंग वॉर जो है कौन से रॉक एडिक्ट पे, इसके बारे में हमें देखने को मिलता है। मैंने बोला ना कि इसने बड़े बड़े पत्थरों पे, पिलरों पे अपनी पूरी की पूरी गाथा गुदवा रखी थी। तो हमें जो इसके बारे में मिलता है देखने को, वो 13th रॉक एडिक्ट में देखने को मिलता है। अशोका के 13वें रॉक एडिक्ट में हमें ये देखने को मिलता है कि कलिंग का वार हुआ था, जिसके अंदर उसने बहुत मैसिव ब्लड शेड किया था, ठीक है। और एकदम इतनी खून की नदियाँ बह रही हैं भैया, जहाँ देखो वहाँ पूरी मिट्टी खून से भर गई है। तब जाके जो है उसको समझ में आई कि केवल इस छोटे से कलिंग के लिए हमने ये कर दिया। और इसकी कहानी भी अभी मैं बताता हूँ आपको कि क्या है पूरी की पूरी कहानी। अच्छा, कितने साल के बाद, मैंने बोला ना ये पेपर में आ चुका है कि कितने साल के बाद, राजा बनने के कितने साल के बाद, अपनी कोरोनेशन के यानी अपने राज्याभिषेक के कितने साल के बाद जो है इसने कलिंग वॉर किया, तो 8 साल के बाद किया था। ये पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसको स्टार मार्क कर दीजिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कलिंग के वार के बारे में। अब 13th रॉक एडिक्ट में है, ये भी पूछा जाएगा कभी ना कभी, आई थिंक एक एग्जाम में तो पूछा ही गया है, और फिर जो है रिपीट होने के चांसेस रहेंगे। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, स्टार मार्क कर लो। कुछ कुछ जब मैं स्टार मार्क करता हूँ ना, वो तो ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको आप छोड़ ही नहीं सकते हो। आप बाकी की चीज़ें फिर छोड़ दो तो चलेगा, स्टार मार्क चीज़ों को कभी मत छोड़ना। बाकी सारा देख लोगे, मेन मेन हाईलाइट्स देख लोगे तो वो और ज़्यादा अच्छा ही रहता है, ठीक है। इसके अलावा चलो कहानी भी बता ही देता हूँ। एक्चुअली में क्या है कि कलिंग अगर देखा जाएगा तो ये सारा का सारा पैसे का खेल है ना। तो आप देखिए कि कलिंग कहीं यहाँ पड़ रहा है और अशोका मान लो कि यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि जितने भी व्यापारी हैं, कलिंग आप एक तरह से उस टाइम का जो कलिंग है आज का उड़ीसा मान लीजिए एक तरह से, है ना, लगभग वही सा एरिया पड़ता है। अब देखो यहाँ पानी के रास्ते से, बे ऑफ बंगाल के रास्ते से जितने भी व्यापारी आ रहे हैं वो कलिंग से होकर गुजरेंगे। अब मान लो कि व्यापारी जो है टोटल 50% टैक्स दिया करते थे। अब इस 50% में से मान लो वो कलिंग को दे रहे हैं 10% और अशोका को दे रहे हैं 40%। मैं कह रहा हूँ मान लो, ठीक है, एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझा रहा हूँ कॉन्टेक्स्ट क्या है कहानी का। तो लेकिन यहाँ पे कलिंग का ये बोलना था कि तुम तो हमारे एरिया से निकल रहे हो, है ना, और हम ही तो तुम्हें रास्ता दे रहे हैं, तो तुम अशोका को 40% क्यों दोगे, तुम हमें दो या फिर तुम बराबरी पे दो, है ना। तो कहने का मतलब है कि कलिंग जो है इन व्यापारियों से हाई टैक्स डिमांड करने की बात कर रहा था। लेकिन जब व्यापारी पहली 50 दे रहा, अब व्यापारी की हिम्मत नहीं कि अशोका को बोल दे कि भैया तुमको हम 40 नहीं देंगे, हम तुम्हें 30% देंगे, बोल के दिखाए। मैंने बोला ना वो उसकी तो वैसी इमेज खूंखार बन रखी है कि इस जानवर से कौन बात करेगा, वही वाली कहानी हो जाती है ना। तो मुश्किल है ना, ही इज़ द एनिमल, एनिमल मूवी देखी है ना, तो वैसा ही कहानी। तो इस वजह से अशोका से बात नहीं कर सकते हैं। अब कलिंग को मनाने की कोशिश करते हैं तो वो भी नहीं मानता है। तो व्यापारी जो है अल्टीमेटली दुखी होके अशोका के पास चले जाते हैं कि भैया, वो बोलते क्या है कि कलिंग वाले हमसे ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, आप ही कुछ कीजिए, क्योंकि 50% तो हमने वैसे ही दे दिया, अब इससे ज़्यादा देंगे तो हमें बचेगा क्या व्यापार के अंदर, हम तो खुद धक्के खाएंगे फिर, है ना। तो इस वजह से अशोका जो है यहाँ से चल के कुछ सैनिकों के साथ जो है कलिंग की तरफ रवाना हो जाते हैं। अब ऐसा कई टेक्स्ट में लिखा गया है कि अशोका जब रास्ते में जा रहे थे तो कलिंग के राजा को लगता है कि भैया ये तो हमारे ऊपर हमला करने आ रहे हैं। बहुत सारे सैनिक नहीं लेके जा रहे थे, कुछ सैनिक लेके जा रहे थे, है ना, वो कोई ऐसा नहीं कर रहे थे बहुत बड़ा कोई लाव लश्कर था। ऐसा बोला जाता है कि शायद बात करने जा रहे थे कि उनसे जाके बात कर लेते कि क्या बात है, क्या हो गया, सब बातचीत से सुलझा लेते हैं, काहे को युद्ध करना। लेकिन आप ये भी समझना कि उस टाइम पे अशोक की छवि जो है अगर देखा जाए तो वो एक खूंखार लड़ाके की ही है। उस टाइम पे अशोक जो है सुधरा नहीं हुआ है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो इसलिए अगर कोई ये बोलता है कि शायद ये युद्ध गलत फहमी से हो गया, तो फिर ये उसको एक जस्टिफाई करने वाली बात है और कुछ नहीं है। क्योंकि जब ये जा रहा है अपनी एक छोटी सी सेना के साथ चाहे जा रहा हो, तो पंगा तो वहाँ पे कुछ भी कर सकता है ना।
और किसकी हिम्मत की अशोका को वहाँ पे मार देगा, है ना, वही वाली कहानी है। तो क्या पता कि क्या कर दे वहाँ पे जाके, है ना, लुढ़का दे सामने वाले राजा को अलग टेंशन हो रखी है अपनी, तो वो तो अपनी प्रोटेक्शन के लिए भेजेगा भाई किसी न किसी को, सीधी सी बात है। तो उसने जो है हमला करवा दिया बीच रास्ते में अशोका पे। अब अशोका जैसे तैसे करके अपने सैनिकों के साथ वापस जो है लौट जाता है यहीं बीच रास्ते से, और यहाँ पे आके वो सोचता है कि भैया अब ये कलिंग वालों ने बहुत गलत कर दिया, अब इनको मैं पेलूंगा। तो वो अपनी पूरी की पूरी सेना उठा के निकल लेता है कि चलो अब खेल खेलते हैं, है ना, होली खेलने चलते हैं। अब जो फिल्मों में देखा है आपने वो कौरवकी वगैरह वाला शाहरुख खान का, है ना, करीना का रोमांस चल रहा है, ये सब कहाँ कहानियाँ हुई होंगी यहाँ पे। अब ज़बरदस्ती ठीक है कि फिल्म स्टार जो हैं बॉलीवुड वालों को आपको पता मसाला डालने की आदत है, तो वो सब कचरा कहाँ होगा, यहाँ युद्ध हो रहा है और वो वहाँ पे क्या दिखा रहे हैं कि वो अलग ही रोमांस चल रहा है। बताओ ये सब थोड़ी हुआ होगा युद्ध के अंदर, है ना, मतलब कुछ भी पता नहीं क्या क्या दिखाते हैं। तो एनीवेज तो वो इतना ज़्यादा ब्लड शेड करता है और फिर वही वाली कहानी है कि आगे उसको समझ आती है कि मेरे को ये सब नहीं करना चाहिए, इससे मिल क्या रहा है, एक छोटे से कलिंग के लिए मैंने लाखों लोग मरवा दिए, खून की नदियाँ बहा दी, तो अल्टीमेट मेरे को क्या हासिल हो, कुछ भी नहीं, ज़ीरो, तो क्या फ़ायदा, है ना। तो यहाँ से जो है उसको थोड़ी सी समझ आ जाती है और वो जो है बुद्धिज़्म को एडोप्ट कर लेता है। तो इस तरीके से पूरी की पूरी कहानी है। और बुद्धिज़्म को जब अडोप्ट कर रहा है तो वो किस गुरु के अंडर आके अडोप्ट कर रहा है वो ध्यान रखिएगा। जो उसका गुरु है वो उपागुप्त है, लेकिन जो उसको बुद्धिज्म में कन्वर्ट करवा रहा है व्यक्ति वो उसका कजन है निग्रोध। तो दोनों में बिल्कुल भी आप कंफ्यूज मत करना, दोनों एक अलग चीज है। गुरु वो किसको बना रहा है, उपागुप्त को, निग्रोध को गुरु नहीं बना रहा है। निग्रोध के कहने पे वो उसकी कन्विंसिंग पावर से वो कन्विंस होकर बुद्धिज्म में जा रहा है, क्योंकि निग्रोध उसको समझाता है कि भैया ये तुमने गलत किया है, तो ये नहीं करना चाहिए था, अब तुम इसका प्रायश्चित करो। तो वो चीज़ है। और ये गलतफहमी बिल्कुल मत पाल लेना कि कहीं अशोका ने बुद्धिज्म को तुरंत अडॉप्ट कर लिया तो उसके बाद उसने सब छोड़ दिया, गंजा होकर घूम रहा है वो, ऐसा नहीं है भाई मेरे। एक बार ये अडॉप्ट कर लिया तो इसका ये मतलब है कि वो उसने बुद्ध धर्म का बहुत प्रचार भी किया, उसके बाद अलग अलग धर्म यात्राएं भी की बुद्ध धर्म की, है ना, जो कि मैं पीछे भी बता के आया था। 21वें साल के अंदर, पीछे बताया था ना अभी, 21वें साल के अंदर भी उसने यात्रा की। कहने का मतलब है कि उसने धीरे धीरे बुद्धिज्म को प्रैक्टिस में लाना शुरू किया और राजपाट को नहीं त्यागा था, राजपाट को भी वो करता रहा था अंत तक। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब जो है इसकी बुद्धिस्ट पिलग्रिमेजेस के बारे में बता रखे, कहाँ कहाँ गया था, तो बोध गया, निगाली सागर, लुम्बिनी, इन जगहों पे ये जो है इसने पिलग्रिमेज की थी। तो ये मैं ऑलरेडी आपको बता भी चुका हूँ कि बुद्धा कह रहा हूँ, अशोका जो है वो अलग अलग जगह पे जाके अलग अलग पिलग्रिमेजेस जो है कर रहा था। ठीक है दोस्त, इसके बाद जो एम्बलम लिया गया है भारत का वो जो है सारनाथ के पिलर से लिया गया है। तो जो एम्बलम है इंडियन रिपब्लिक का, दैट हैज़ बीन अडोप्टेड फ्रॉम द 4 लायन कैपिटल। वो जो पिलर है उसके ऊपर 4 लायन है और एक नीचे धर्म चक्र है, जिसको धर्म चक्र परिवर्तन बोल देते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है बुद्धा ने अपना पहला सरमन दिया था सारनाथ के अंदर, यानी पहला उपदेश बुद्धा ने जो है अपना सारनाथ में ही दिया था। और वहाँ पे जो है अशोक ने एक स्तूपा बनवाई थी, धामेक स्तूपा जिसको बोला जाता है। ठीक है, कौन सी स्तूपा बनवाई थी, सारनाथ में जो बनवाई थी उसका नाम है धामेक स्तूपा, ये आप ध्यान रखिएगा। अब ये जो धामेक स्तूपा बनवाई थी ये किसको कमेमोरेट करने के लिए, किसकी याद में बनवाई थी, तो बुद्धा के धर्म चक्र परिवर्तन की याद में। यानी धर्म चक्र परिवर्तन का मतलब है कि उन्होंने पहला सरमन, पहला उपदेश यहाँ दिया था, इसकी याद में जो है धामेक स्तूपा बनवाई गई थी। किसने बनवाई थी, अशोक ने बनवाई थी। ये पेपर में आ चुका है, स्टार मार्क कर लो दोस्त, आगे भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो स्तूपा के बारे में कहीं भी चीज़ आ जाए ना उसको याद कर लो, क्योंकि स्तूपा के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, तो आपको लीव नहीं करने हैं स्तूपा के क्वेश्चन। ठीक है, तो जो 4 लाइन वाली कैपिटल है, इन्होंने अलग अलग कैपिटल्स बना रखी थी, वो मैं अभी आगे बताऊंगा कि कौन कौन सी इनकी कैपिटल हुआ करती थी। बट कहने का मतलब है जो 4 लाइन वाली कैपिटल थी इनकी, उसी को हमारा भारत का नेशनल एम्बलम बनाया गया है। और उसी के नीचे जो सत्यमेव जयते लिखा हुआ है वो मुंडक उपनिषद से हमने लिया है। ठीक है, तो वो मैंने आपको वैदिक वाले में भी बताया था, बट यहाँ भी बता दिया। इसके बाद अशोकाज धम्मा डिस्क्राइब्ड इन दी 11th इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका। तो ये भी कई बार पूछ लेगा कि जो इसकी धम्मा की पॉलिसी थी, एक तरह से धर्म प्रचार की पॉलिसी थी, बुद्ध धर्म के प्रचार की, तो वो धम्मा की पॉलिसी हमें कौन से इंस्क्रिप्शन में देखने को मिलती है। जैसा कि मैंने बताया था आपको, इसने पिलरों पे, पत्थरों पे एनग्रेव कर रखा था अपने बारे में, तो वो हमें जो मिलती है वो 11th इंस्क्रिप्शन से मिलती है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इसने सांची स्तूपा भी बनवाई थी। सांची स्तूपा जो बनवाई थी वो मध्य प्रदेश के अंदर बनाई थी, मध्य प्रदेश के रायसन डिस्ट्रिक्ट के अंदर बनवाई थी। ठीक है,
तो ये आप ध्यान रखिएगा, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत करना। ये उस टाइम का विदिशा बोल लीजिए मध्य प्रदेश को, अगर उस टाइम के हिसाब से आपको देखना है तो। ही सेंट हिज सन महेंद्र और डॉटर संगमित्रा टू श्रीलंका एंड लक्षद्वीप। ये मैं बता चुका हूँ कि श्रीलंका और लक्षद्वीप दोनों याद रखिएगा। और श्रीलंका का नाम उस टाइम पे सिलोन हुआ करता था, श्रीलंका नहीं हुआ करता था। ये तो आज की डेट में है, ठीक है भाई। तो महेंद्र और जो संगमित्रा उसको यहाँ भेजा था, और जो अपना एक लड़का था कुणाल और अपना ग्रैंडसन दशरथ, उनको जो पूरा का पूरा राज्यपाठ सौंप रखा था बाद में, इसने बाद में सौंपा था, है ना, शुरू में नहीं। इसके अलावा किस लिए भेजा था इन लोगों को, तो बुद्धिज्म की प्रोपगेशन के लिए भेजा था, वो मैं बता चुका हूँ। इसके अलावा साउदर्न मोस्ट पॉइंट बता रहे हैं कि मौर्यन एम्पायर का वो ब्रह्मगिरी है, वो तो मैं मैप में ऑलरेडी आप लोग को क्लियर कर चुका हूँ। तो ये पूरी की पूरी स्लाइड है, हिंदी वाले जो है यहाँ से देख लेंगे, ठीक है। यहाँ मैंने थोड़ा सांची स्तूपा भी लगा दिया ताकि आपको चीज़ें और याद हो जाएँ, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो बात करेंगे हम, अब बात करेंगे मौर्यों के एडमिनिस्ट्रेशन की, यानी कि इनके एडमिनिस्ट्रेशन में कौन कौन से बंदे हुआ करते थे, क्या क्या पोस्ट वो संभालते थे। ये एक थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में भी बात करेंगे, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी पोस्ट और भी हुआ करती थी। ये तो पहले मैं मेजर पोस्ट बता रहा हूँ, फिर जो छोटी छोटी पोस्ट हुआ करती थी उस पर भी पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, तो मैं वो भी बताऊँगा। ये अगेन एक इंपॉर्टेंट थिंग है। जैसे मंत्री परिषद होती है ना, तो आज की डेट में जैसे कैबिनेट काउंसिल है ना, वैसे ही उस टाइम भी क्या था कि मंत्रियों की एक परिषद हुआ करती थी। जैसे मान लो कि 20-25 इंपॉर्टेंट मंत्री हैं जो वो राजा को सलाहकार हैं, तो वो पूरे दरबार में बैठते हैं, रेगुलरली उनके साथ राजा चर्चा करता है। उसके बाद जो काउंसिल है, काउंसिल में जो वो जो मिनिस्टर हैं अलग अलग, वो कौन से हैं, तो वो मिनिस्टर में एक है पुरोहित, एक है महामंत्री, एक है सेनापति, एक है युवराज, ऐसे करके बहुत सारे होते थे, ठीक है। अच्छा, इसी में देखिए कि कुछ होते थे तीर्थाज भी, 18 तीर्थाज हुआ करते थे। ये ध्यान रखिएगा, स्टार मार्क कर लो कितने तीर्थाज होते थे। 18 तीर्थाज होते थे जो पूरे का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने का काम करते थे। फिर अशोका ने एक नई पोस्ट क्रिएट की थी, धम्मा महामत्ता या धम्मा महामात्रा। ये धम्मा की पॉलिसी को प्रोपागेट करने के लिए और सोशल इश्यूज जो है लोगों के उसको सॉल्व करने के लिए की गई थी। ये मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि उस टाइम पे आप उस टाइम पे क्या आज की टाइम में भी देखेंगे तो थोड़ा सा दूर जाते रिलीजन बदल गया, सोशल इश्यूज बदल गए, बहुत सारी चीज़ें हैं ना, तो उसको सॉल्व करने के लिए, सोशल और रिलीजियस इश्यूज को सॉल्व करने के लिए ये सब किया गया था, धम्मा महामत्ता को बनाया गया था। इसके अलावा अमात्य क्या होता था, अमात्य आज की डेट में आप समझ लीजिए कि आज की डेट के सिविल सर्वेंट या फिर IAS IRS लोग हैं जो डे टू डे रूटीन में देखेंगे कि क्या दिक्कतें हैं एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर और उनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। फिर इसके बाद एक आते हैं राजूकास। राजूकास जो हैं ये क्लैरिकल और अकाउंटिंग का काम देखते हैं, लेकिन ये देखेंगे कहाँ पे, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे, है ना। यानी कि ऐसा नहीं है कि ये पूरे टॉप लेवल पे ही देखेंगे, थोड़ा सा लो लेवल के अंदर देख रहे हैं राजूकास। और ये जो है कैपिटल पनिशमेंट भी दे सकते हैं, मृत्यु दंड भी दे सकते हैं। अब देखो कि इसके अंदर जो चीफ जज है वो अलग होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे कि चीफ जज क्या होता है, लेकिन कहने का मतलब है कि राजूकास को आप बिल्कुल भी चीफ जज मत समझ लेना। ये छोटे लेवल के जज जैसे होते हैं ना, कि अब आप देखिए कि जैसे स्मॉल कोर्ट कौन सी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगी, है ना, या सेशन कोर्ट हो गई, तो वैसे आप राजूकास समझ लीजिए। जबकि इससे ऊपर हाई कोर्ट भी होती है, फिर सुप्रीम कोर्ट भी होती है, लेकिन आप उनको राजूकास नहीं बोलेंगे, ऐसा समझ लीजिए, ठीक। कुछ लोग इसको पटवारी भी बोल देते हैं, क्यों, क्योंकि जो लैंड का मेजरमेंट वगैरह का काम है वो भी यही लोग किया करते थे। तो क्लैरिकल वर्क मैंने बोला ना, यही किया करते थे, और लैंड का मेजरमेंट वाला काम भी ये करते थे। तो कुछ लोग इसलिए इसको कई बार पटवारी भी बोल देते हैं, उससे भी कन्फ्यूज़ करते हैं, बट मैंने आपको रियल जो इनका काम है वो बता ही दिया है। इसके अलावा कौन सा है, धम्मा महामत्ता के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इनका काम भी क्या, ये भी बता दिया। अच्छा, जासूस जो होते थे उनको स्पाइस बोला जाता था। ये हमेशा कोई फॉरेन एनिमी के अटैक से बचाने में हेल्प करते थे, या फिर को जो इंटरनल डिस्टर्बेंस कोई ऑफिसर क्रिएट कर सकता है तो उसके ऊपर भी राजा जो है अपने जासूस छोड़ के रखता था। ये मत समझ लेना कि कोई भी व्यक्ति वहाँ पे कुछ भी कर देगा, राजा को हर खबर होती थी। अगर कोई कॉन्स्पिरेसी भी करने की कोशिश करेगा राजा के ऊपर, तो राजा को पहले ही बता देंगे जासूस आके, है ना। तो इसलिए जो जितने भी नोबल लोग होते थे, बड़े बड़े लोग होते थे, उनकी भी जासूसी राजा करवाता था। ये आपको कंफ्यूज नहीं करना कि कहीं सोचो कि नहीं जासूसी तो केवल बाहर के राज्यों के अंदर ही होती होगी, अपने राज्य में भी होती थी। इसके अलावा पाटलिपुत्र को इन्होंने कैपिटल बना रखा था, ये आपको ध्यान रखना है। और जो पूरी की पूरी एडमिनिस्टर होती थी 6 कमेटियों से, और हर कमेटी में जो है
5 मेंबर होते थे। तो अगर पूछ ले कि कितनी कमेटी होती थी तो 6 कमेटी होती थी और हर कमेटी में 5 मेंबर होते थे। इसके अलावा कंटक शोधना जो है इसको बोलते थे कोर्ट ऑफ क्रिमिनल जस्टिस। तो यानी कि किसी 2 तरह के क्राइम होते हैं, क्रिमिनल हो गया और एक हो गया सिविल ऑफेंस। सिविल ऑफेंस में जैसे आज की डेट में आप समझ लीजिए कि आपने रेड लाइट को क्रॉस कर दिया, आपने कुछ ऐसा रूल तोड़ दिया है ना, रोड का सेफ्टी रूल्स तोड़ दिया, तो इसमें आपने किसी को मारा नहीं है ना, क्राइम नहीं किया कोई, ये तो एक सिविल ऑफेंस है, तो इसकी सज़ा भी छोटी होगी। वहीं पे अगर आपने किसी का मर्डर कर दिया, रेप कर दिया, तो वो एक बड़ा घिनौना अपराध माना जाएगा, है ना, तो वो क्रिमिनल में आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है क्रिमिनल कोर्ट की बात हो रही है, नॉट सिविल कोर्ट। तो जो क्रिमिनल जस्टिस कोर्ट होती थी उसको कंटक शोधना बोला करता था, यह ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा मौर्यों के टाइम में भी और वैदिक टाइम में भी जो आपका फॉरेस्ट किंगडम है उनको अतावी का राज्य बोला जाता था, ठीक है। और ये तो वेदों के टाइम में भी बोला जाता था अतावी का राज्य, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये स्टार मार्क कर लीजिए और ये भी। इसके अलावा देखो अभी पेपर के अंदर ना इस बार एक क्वेश्चन आया था जिसके अंदर 4 ऑप्शन आए थे कि, और ये पूछा था कि बताओ कि इसमें से कौन सा जो है मौर्यों का मेन सेंटर नहीं था। तो मौर्यों की जो पूरी की पूरी किंगडम थी ना वो 5 सेंटर्स में डिवाइडेड थी। आप इनको 5 सेंटर को एक 5 कैपिटल के तौर पे भी समझ सकते हैं कि इनकी 5 राजधानियां थी, क्योंकि मौर्यों का इतना बड़ा साम्राज्य है तो वो इजीली ऐसे मेंटेन नहीं हो सकता कि केवल एक ही कैपिटल बना दी जाए। मेन कैपिटल तो देखिए पाटलिपुत्रा ही थी, लेकिन उस कैपिटल के अंडर भी कुछ सब कैपिटल्स बना रखी थी जहाँ से बहुत सारा ट्रेड भी होता था, और वो मेन सेंटर बना रखे थे जस्ट लाइक कैपिटल ही, है ना। आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि हो सकता है उसको वो फाइनेंशियल कैपिटल बोलते हो, है ना, ताकि इजीली समझ में आ जाए। जैसे आप अगर अपना किराएदार रख रहे हैं घर के अंदर, एक आपका मेन मीटर हो गया, एक आपने सब मीटर लगवा लिया उस किराएदार के लिए, और बाकी का एक सब मीटर लगवा लिया किराएदार 2 के लिए और बाकी का आपके लिए, है ना। तो इस तरीके से समझ लीजिए कि सब कैपिटल बना रखी थी, ठीक है। तो ये पेपर में जो सवाल आया था उसके अंदर तक्षशिला, उज्जैनी और तोशाली दे रखा था, साथ में दे रखा था इंद्रप्रस्थ, और पूछ रखा था कि बताओ इसमें से मौर्यों का मेन सेंटर कौन सा नहीं है, तो उसका उत्तर इंद्रप्रस्थ होना था। तो वो ये मेरे को लगता है इसके ऊपर और भी सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि ये एनसीईआरटी के अंदर मैंने ना इसमें देखा है डिटेल्ड इसकी सारी चीज़ें। अच्छा इसमें और क्या पूछ सकते हैं, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन पूछ रखा था उन्होंने, तो वो और क्या पूछ सकते हैं वो भी बता देता हूँ। देखो 5 प्रोविंशियल सेंटर में तक्षशिला जो है ये ट्रेड रूट था, और उज्जैनी जो है ये भी ट्रेड रूट था, ये पूछ सकते हैं एक तो। इसके बाद तोशाली के बारे में कुछ याद नहीं रखना, बस तोशाली है इसके अंदर, यही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्वर्णागिरी को याद रखिए, वो पूछ सकते हैं कि गोल्डन माउंटेन किसको बोला जाता था, तो गोल्डन माउंटेन स्वर्णागिरी को बोला जाता था। या फिर ये पूछ सकते हैं कि गोल्ड का व्यापार ये लोग किसके साथ किया करते थे, तो कर्नाटका के साथ गोल्ड का व्यापार किया करते थे। तो स्वर्णागिरी कैपिटल जो है वो इसी के काम आती थी कि वहाँ पे जो है गोल्ड का व्यापार कर्नाटका के साथ ये लोग कर सकते थे। और मेन कैपिटल मैं बता चुका हूँ कि वो पाटलिपुत्रा है, ठीक है दोस्त, समझ में आ गया आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए कि मैंने बोला था कि अशोका के अलग अलग नाम भी हैं, तो आप नाम देखिए कौन कौन से हैं। एक तो इसका नाम है पियादसी, ये ऑफिशियल नाम है इसका, ये आप ध्यान रखिएगा। फिर अशोका नाम हमें कौन सी जगह पे देखने को मिलता है, तो मस्की के माइनर एडिक्ट पे हमें इसका नाम अशोका देखने को मिलता है, ये ध्यान रखिएगा, स्टार मार्क कर लीजिए और इसको भी स्टार मार्क कर लीजिए। अशोक वर्धन हमें पुराणों में देखने को मिलता है, विष्णु पुराण की बात जैसे मैंने बताई थी आपको, है ना, वो ध्यान रखिएगा। अशोक मौर्य हमें जूनागढ़ की इंस्क्रिप्शन में देखने को मिलता है। पियादसी जो है हमें दीपवामसा और कंधार इंस्क्रिप्शन में देखने को मिलता है। फिर पियादसी राजा जो है वो हमें बारबरा हिल की केव्स जो है, नागार्जुनी, बारबरा, लोमस ऋषि, वो सारी अब देखेंगे हम, है ना, तो वहाँ देखने को मिलता है। फिर पियादसी राजा मगध, ये हमें भबरू बहरात माइनर रॉक एडिक्ट पे देखने को मिलता है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन जो मैंने इंपॉर्टेंट है वो तो बता ही दिया। एक ये निटूर वाली और कर लेना कि राजा अशोक कहाँ देखने को मिलता है, तो निटूर वाले में मिलता है, ये भी स्टार मार्क कर लो। और देवनाम पिया वाला कौन सा है, ये रहा, राजा अशोक देवनाम पिया, उडिगोलम माइनर रॉक एडिक्ट पे देखने को मिलता है, क्योंकि देवनाम पिया बहुत इंपॉर्टेंट है इसका नाम, ये पक्का आ सकता है, ठीक है। तो ये भी होगा। एक और है देवनाम प्रियस, ये रहा, ठीक है। तो ये हमें जो है गुर्जर माइनर रॉक एडिक्ट से देखने को मिलता है। तो ये 4-5 याद कर लीजिए, मुझे लगता है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू एनीथिंग एल्स, ठीक है भाई। और ये जो पियादसी है ये तो ऑफिशियल नाम है, लेकिन आप देखिए कि पियादसी जो मिल रहा है वो बारबरा हिल से मिल रहा है, पियादसी राजा जो है, ठीक है। पियादसी वाला भी आपको याद करना पड़ेगा अब दोस्त। तो ये बारबरा हिल जो है ना, ये तो जहाँ भी आ जाए ये स्टार मार्क करके रखो बारबरा को, ठीक है। ये फिर भी छोड़ सकते हो, अशोक मौर्य, अशोक वर्धन,
ठीक है। तो लेकिन ये कुछ कुछ है, अब ये मगध का राजा है, ये भी कोई मेरे को नहीं लगता इतना इंपॉर्टेंट है। बाकी के जो है स्टार मार्क कर दिए, इनको याद कर लेना। ये हिंदी वालों के लिए है तो हिंदी वाले यहाँ से देख लेंगे, ठीक है दोस्त। अब देखो मैंने आपको क्या बोला था कि अशोका ने अलग अलग पत्थरों पे, अलग अलग पिलरों पे बहुत सारी चीज़ें लिखवा रखी थी ताकि वो लंबे समय तक लोगों जो है लोग के सामने रहे और लोग को कुछ भी डाउट हो तो वो उन पत्थरों पे इजीली पढ़ पाए, है ना। अलग अलग एरिया में अलग अलग पत्थरों पे लिखवाई थी ताकि वहाँ के लोगों के पास एक सॉलिड प्रूफ रहे कि हाँ जो अशोका है उसकी ये पॉलिसी है और वो इसी को फॉलो करता है, ताकि लोग भी उसको पढ़ें और उनको भी समझ में आ जाए, ठीक है। तो अब देखिए कि 3 तरह के होते थे। एक होते थे मेजर रॉक एडिक्ट, बड़े बड़े पत्थरों पे लिखवाना। दूसरे थे माइनर रॉक एडिक्ट, छोटे पत्थरों पे लिखवाना। तीसरे होते थे पिलरों पे लिखवाना, तो उसको बोलते हैं पिलर रॉक एडिक्ट, है ना। पिलर क्या होंगे, पिलर तो इस तरीके से लंबा सारा होगा ना, इसको पिलर बोल देते हैं, ठीक है दोस्त। अब देखिए कि ये आपको पूरा याद करना है कि नहीं करना, ये अब आपकी कॉल है कि आपको इसको याद करना है कि नहीं करना है। आप सोचेंगे कि क्यों, जो सीजीएल है यानी एसएससी के अंदर इसका जो सवाल आया है वो एक ही बार ऐसा आया है कि जिसके अंदर डेप्थ में पूछ लिया है कि ये वाला कहाँ है ना। मेरे को ध्यान नहीं आ रहा कि कौन सा था वो, शायद कोई कर्नाटका के आसपास था कि कुछ था, ध्यान नहीं आ रहा। कि एक पूछा गया था, उसमें ये पूछा था कि ये वाला जो है ये कहाँ पे पड़ता है रॉक एडिक्ट। तो कहने का मतलब जैसे मान लो कि सोपारा पूछ ले कि सोपारा कहाँ पड़ता है, तो आपको पता होना चाहिए मुंबई में। लेकिन दिक्कत ये है कि क्या आप इतना याद कर पाएंगे, तो या तो आप इसमें से ये छोड़ दीजिए इस चीज़ को अगर आपको छोड़ने का मन है तो। लेकिन अगर याद करने का मन है तो आप याद कर सकते हैं, वो आपकी मेमोरी की कैपेसिटी है, सारी की सारी गेम आपकी मेमोरी की है, ठीक है। तो ये जो है ये आप देख लीजिए पूरे का पूरा, हम अभी डिटेल में भी पढ़ेंगे इसको, पर कहने का मतलब ये 3 पार्ट में है, ये मैंने बता दिया आपको। अब हम एक एक करके इनको समझेंगे। पहले तो आप देखिए कि लोकेशन जो है मेजर एडिक्ट्स की, जैसे जो पेपर में आया था अगर वो मेरे को दिख जाए ना तो मैं आपको बता भी दूँ कि कौन सा पूछा गया था। जैसे मस्की का तो इतना इंपॉर्टेंट है कि मस्की तो आप याद कर ही लीजिए कि ये आंध्र प्रदेश में है, ये तो बेहद इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा एक आप समझिए कि जो रांझा था ना, रांझा, हीर रांझा की स्टोरी सुनिए। तो रांझा जो था वो था तख्त हज़ारा से, पाकिस्तान के अंदर है तख्त हज़ारा, और जो हीर थी वो थी झांग से, ठीक है। तो एक गाने भी बन रखे हैं, आवे कोई कबूतर तख्त हज़ारे तो हो जावे चंग रोशन इश्क शरारे, तो है ना। तो ये सब पंजाबी की है ना बातें। तो कहने का मतलब है कि जो रांझे से आप याद रख सकते हैं मनशेरा, ठीक है, मनशेरा हज़ारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान से कुछ कुछ हैं। फिर कलशी को भी याद कर लीजिए, ये देहरादून के अंदर है। कुछ कुछ तो आप याद कर लीजिए मुझे लगता है, लेकिन अब सारी अगर नहीं हो पाती है तो छोड़ दो, फिर कुछ नहीं हो सकता है ना, छोड़ देना उस क्वेश्चन को। और ऐसे एक पेपर के अंदर जो पूछा गया था वो रूपनाथ के बारे में, मेरे को याद आ रहा है कि रूपनाथ के बारे में पूछा था आई थिंक, है ना। तो कि रूपनाथ बताइए कि कहाँ पे है, यहाँ ये पूछा था या फिर पूछा था कि ये मेजर एडिक्ट है या माइनर एडिक्ट है, कुछ ऐसा पूछा था, है ना। तो ये एक माइनर एडिक्ट है ना। अब ऐसे ही देखिए कि मस्की जो जगह है, मस्की में देखिए कि मेजर भी है कुछ और माइनर भी हैं। तो आप गलती से भी ये मत सोच लेना कि वहाँ पे केवल मेजर ही मिलेंगे, वहाँ माइनर भी मिल रहे हैं। फिर इसके अलावा सुवर्णागिरी एक इम्पॉर्टेंट है, मैंने अभी बताया था आपको, सुवर्णागिरी जो है वो मेन सेंटर्स में से एक है, तो इसके ऊपर सवाल भी बन सकता है, तो ये भी आप याद करके रखिए। और फिर सासाराम, सासाराम देखिए क्यों इम्पोर्टेंट है। ये बाद में चल के अगर आपको फरीद खान का नाम याद हो, फरीद खान कौन था, शेर शाह सूरी की बात कर रहा हूँ, है ना। तो उसका जो टॉम्ब है वो सासाराम में बनाया गया, तो इस वजह से हो सकता है कि वो, हालांकि वो बहुत बाद की बात है लेकिन वो एक सुना सुनाया नाम है ना, इसलिए कह रहा हूँ। और ब्रह्मगिरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये साउदर्न मोस्ट पॉइंट है। तो ये कुछ कुछ पॉइंट मेरे को ऐसे लग रहे हैं कि जो इंपॉर्टेंट है। बैरात भी याद कर लीजिए तो अच्छा रहेगा। तो जो जो मैंने मार्क किया वो तो याद कर ही लो, और इनकी लोकेशंस देख लेना कहाँ कहाँ है। लेकिन अब सारे नहीं कर सकते तो कुछ कुछ तो कर लो, 3-3 4-4 पॉइंट तो कर लो। फिर इसके अलावा पिलर एडिक्ट की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है आलाबाद पिलर एडिक्ट। और कुछ याद हो ना हो, आलाबाद का जरूर याद कर लेना। और एक रामपुरवा भी याद करके रखना, यहाँ पे एक्चुअली में एक बुल कैपिटल मिली है, तो इसलिए जो है रामपुरवा जो वैसे भी याद हो जाएगा आपको कि ये बुल के साथ कंपैरिजन मैं आगे बता भी दूंगा, लेकिन याद कर लीजिए, ठीक है। और कोई करना है करिए, नहीं करना ना करिए, वो आप देख लीजिए, आपकी कॉल है। करना तो चाहिए, लेकिन अब ये अगर आप स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, मान लो स्टेट सिविल सर्विसेज की कर रहे हैं, तो आप सब याद कीजिए, सीधी सी बात है। और अगर एसएससी की कर रहे हैं तो फिर आप रिस्क ले सकते हैं इसको छोड़ने का, केवल जो अंडरलाइन किए वही इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है भाई।
आलाबाद वाला जो है बेहद इंपॉर्टेंट है, तो स्टार मार्क कर दो। ये हिंदी वालों के लिए लिख दिया, जितने भी हिंदी के बालक हैं वो यहाँ से पढ़ लेंगे। ठीक है भाई। इसके बाद ये जो चीज़ें हैं ना, इसके अंदर मैंने वो मेन पॉइंट्स बताए हैं कि जितने भी रॉक एडिक्ट्स हैं, देखो इनके अंदर है तो बहुत कुछ, लेकिन मैंने इन सभी रॉक एडिक्ट्स के अंदर जो खास खास बातें हैं ना वो यहाँ पे लिख दी है एक एक लाइन में। जैसे आप देखिए कि जितने भी मेजर रॉक एडिक्ट है ना, अब उन्हीं की बात हो रही है। अब देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये मेजर रॉक एडिक्ट हो गया, ये मेजर रॉक एडिक्ट हो गया, दिख रहा है कुछ लिखा लिखा सा। ये बहुत सारी चीज़ें आपको दिख ही रही होंगी, यहाँ पे लिखी हुई है। कहने का मतलब है इस तरीके से एनग्रेव करवाई जाती थी। अब ये जो है फर्स्ट मेजर रॉक एडिक्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है, एनिमल्स का सेक्रीफाइस नहीं करना है, बलि नहीं देनी है पशु की, ठीक है, उसको रोका गया। तो वो पहले रॉक एडिक्ट में लिखा गया। फिर दूसरे मेजर रॉक एडिक्ट में क्या लिखा है, मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स के बारे में लिखा है। और ये जो है ये चोलास, पांड्याज और सत्यपुर एंड केरला पुत्रा किंगडम के बारे में भी बताता है। मैंने बताया ना ये साउथ की थे सारे लोग, तो ये सारे साउथ के राजाओं के बारे में भी हमें जो है सेकंड मेजर रॉक एडिक्ट से ही देखने को मिलता है। इससे पेपर में आ रखा है एक दो बार क्वेश्चन, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये तो कम से कम याद करना ही पड़ेगा आपको। फिर थर्ड मेजर रॉक एडिक्ट से हमें क्या देखने को मिलता है, प्रदेशिका, राजुकाज और युक्ताज जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट्स हैं उनके बारे में देखने को मिलता है। फिर ऐसी फोर्थ मेजर रॉक एडिक्ट में हमें जो मिलता है देखने में, उसमें ये लिख रखा है कि भेरी घोष की जगह अब धम्मा घोष जो है उसको फॉलो किया जाएगा। इसका मतलब है कि अब युद्ध की जगह, भेरी घोष का मतलब होता है कि जो युद्ध का नाद जो है, युद्ध के नाद की जगह अब धर्म का नाद बजेगा, ऐसे समझ लीजिए, है ना। उसके बाद फिफ्थ मेजर रॉक एडिक्ट में जो है अपॉइंटमेंट ऑफ धम्मा महामत्ता के बारे में है, जो इसने नई पोस्ट क्रिएट की थी और उनको धम्मा का प्रचार करने के लिए या फिर बुद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए लगा दिया था, सोशल इश्यूज और रिलीजियस इश्यूज को सॉल्व करने के लिए लगा दिया था, उनको बोलते हैं धम्मा महामत्ता। तो ये फिफ्थ मेजर रॉक एडिक्ट में है। फिर सिक्स्थ मेजर रॉक एडिक्ट में क्या आपको देखने को मिलता है, मंत्री परिषद और ऑफिसर्स के बारे में देखने को मिलता है। ये इतना इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लग रहा है, लेकिन आप देख लीजिए, है ना। अगेन वही वाली बात है कि स्टेट की तैयारी कर रहे हो तो सब याद करो, नहीं तो फिर कुछ कुछ सिलेक्टिव चीज़ें भी आप याद कर सकते हो। जैसे अब धम्मा महामत्ता वाला है, कहाँ गया, ये रहा, ये फिफ्थ वाला इंपॉर्टेंट है, फोर्थ वाला इंपॉर्टेंट है। फिर इसमें एक ये चोला वगैरह के बारे में कहाँ लिख रखा है, तो ये सेकंड वाला इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वाले में कि पशुओं की बलि नहीं देनी, इसलिए इंपॉर्टेंट है। पूछ लेगा तो फिर क्या करोगे पेपर में, पता तो होना चाहिए ना यार। फिर सेवंथ मेजर रॉक एडिक्ट जो है वो बताता है रिलीजियस टॉलरेशन अमंगस्ट ऑल सेक्ट्स। जैसे आप देखिए कि अकबर को हम किस लिए जानते हैं कि उसने जो है अलग अलग धर्मों का सत्कार किया था, है ना। ऐसा नहीं किया कि किसी धर्म को सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। और वही चीज़ यहाँ पे हमें देखने को मिलती है कि अशोका ने भी जो है एक तरह से हर धर्म को टॉलरेट किया है, ऐसा नहीं किया कि किसी धर्म को सप्रेस करने की कोशिश की हो। फिर एट्थ मेजर रॉक एडिक्ट जो है सबसे लंबा है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, लॉन्गेस्ट है। और ये जो है ये बताता है कि जो अपना अशोक हैं वो संबोधि में गए थे, यानी कि बोध गया में गए थे, और यही इनकी जो है फर्स्ट धम्मा यात्रा भी थी। ठीक है, दूसरी वाली जो थी वो थी लुम्बिनी वाली, है ना, वो मैंने बता चुका हूँ ऑलरेडी। तो वो 21वें साल में उन्होंने की थी, लेकिन फर्स्ट वाली जो धम्मा यात्रा है वो अशोका ने कहाँ की है, बोध गया के अंदर की है, ये आप ध्यान रखिएगा। और नाइन्थ, ये फिर अगेन इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लो। नाइन्थ मेजर रॉक एडिक्ट में कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इतना कि यूजलेसनेस ऑफ वेरियस सेरेमनीज, तो मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा जरूरी है। फिर टेंथ रोज में क्या है, किंग डिज़ायर्स नो मोर फेम, कि राजा को अब बहुत ज़्यादा फेम नहीं चाहिए, तो ये इतना खास मेरे को नहीं लग रहा है। 11th में लिखा है पॉलिसी ऑफ धम्मा, तो ये अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखो कि बच्चा कंफ्यूज कहाँ करेगा, ये है पॉलिसी ऑफ धम्मा कि जो आपको फॉलो करना है धम्मा के अंदर, कि आपको ये नहीं करना, आपको वो नहीं करना, रूल्स रेगुलेशंस, वो बन रहे हैं 11th मेजर रॉक एडिक्ट में। लेकिन इनको फॉलो करवाने का जो काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं धम्मा महामत्ता, तो ये जो है ये 5वें मेजर रॉक एडिक्ट में है। तो दोनों में कंफ्यूज मत करना, धम्मा महामत्ता पेपर में आ जाए तो 5th मेजर रॉक एडिक्ट लिखेंगे, जबकि धम्मा की पॉलिसी कहाँ लिखी हुई है, 11th मेजर रॉक एडिक्ट में लिखी हुई है। ये इस तरीके से याद रखना है। और टॉलरेशन अमंग सेक्ट्स की बात कर रहे हैं तो वो 12th मेजर रॉक एडिक्ट में लिखा हुआ है, मेरे को नहीं लगता उतना इंपॉर्टेंट। 13th रॉक एडिक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। 13th वाला इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि कलिंग का वॉर हो रहा है, इस वजह से ये पेपर में आ भी चुका है कि कलिंग का वॉर जो है इसके बारे में कौन से रॉक एडिक्ट पे लिखा हुआ, तो 13th रॉक एडिक्ट पे, ये सीधा पेपर में आ चुका है ऑलरेडी। इसके बाद
14वें मेजर रॉक एडिक्ट पे लिखा हुआ है कि पर्पस क्या है रॉक एडिक्ट्स का, तो ये भी मुझे नहीं लगता कि कभी आएगा पेपर में। तो यहाँ पे आपको ये 3 तो याद करके रखने ही पड़ेंगे, ठीक है। चलिए, देयर आर 7 पिलर एडिक्ट्स। तो पिलर आप देख रहे हैं, ये इस तरीके के पिलर हुआ करते थे और पिलर पे ये देखिए कि बहुत सारी चीज़ें जो है एनग्रेव करते थे ये लोग, और ये पिलर्स के ऊपर एक एक एनिमल भी लगता था। इस तरीके से देखिए आप, तो ये जो एनिमल होता था, जैसे किसी पे शेर लगा दिया तो वो उसकी कैपिटल का एनिमल हो गया, ऐसी दूसरी कैपिटल है तो वहाँ पे मान लो कि यहाँ पे पिलर के ऊपर हाथी लगा दिया, तो ये इस तरीके से कहीं पे गरुड़ लगा दिया। कहने का मतलब है कि इससे ये पता लग जाता था कि ये कैपिटल कौन सी है, यानी कि एक पशु को जो है ये पिलर के ऊपर जरूर बनाते थे उससे, ताकि आइडिया लग जाए। और ऐसा ही एक पिलर जो मैंने बताया था ना आपको कि वो हमारा नेशनल एम्बलम लिया गया, तो वो भी ऐसे ही एक पिलर से लिया गया, ये आप समझ सकते हैं। अब ये देखिए कि फर्स्ट, ये टोटल पिलर कितने, 7 पिलर एडिक्ट्स हैं। फर्स्ट पिलर एडिक्ट जो बताता है वो सोशल कोड के बारे में बताता है ना, कि सामाजिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। सेकेंड पिलर बताता है आई डोनेशन के बारे में, आंख दान या नेत्र दान आप बोल लीजिए। फिर थर्ड पिलर रॉक एडिक्ट बताता है सोल और सिन के बारे में, यानी आत्मा और आप जो पाप करते हैं उनके बारे में। फोर्थ पिलर रॉक एडिक्ट बताता है राजूकास के बारे में, और राजूकास मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि क्या होते हैं, ठीक है। फिफ्थ पिलर एडिक्ट बताता है एनिमल किलिंग के बारे में, ये जो पशुओं की बलि दी जाती है, पशुओं की हत्या की जाती है, फिफ्थ वाला उसके बारे में बता रहा है। सिक्स्थ वाला जो बता रहा है वो बता रहा है वेलफेयर ऑफ पीपल के बारे में, तो कि लोगों का वेलफेयर किस तरीके से करना है। सेवंथ वाला बता रहा है जो कि लॉन्गेस्ट है, वो बता रहा है धम्मा महामत्ता के बारे में। तो अगेन देखिए कि इसने धम्मा महामत्ता के बारे में 5वें मेजर रॉक एडिक्ट में भी लिखा है, और 7वें, आप ध्यान दीजिए 7वें पिलर एडिक्ट में भी लिखा है। तो पिलर एडिक्ट अगर पेपर में पूछ ले कि धम्मा महामत्ता कौन से पिलर एडिक्ट पे लिखा है, तो आप बोलेंगे 7वें में। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि कौन से मेजर रॉक एडिक्ट में लिखा है, तो आप क्या कौन सा बोलेंगे, 5वें में, ठीक है। वो अभी मैं दिखा के आ रहा हूँ आपको। और धम्मा की पॉलिसी के बारे में अगर बोल देगा, तो धम्मा की पॉलिसी जो है वो आपकी 11वें में हो जाएगी, ठीक है, 11th में हो जाएगी। तो ये 3 चीज़ हैं जो थोड़ा सा कंफ्यूज मत करना, ध्यान रखना इस चीज़ का। चलिए, अब ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम में आ रखे हैं, वो सारे फैक्ट्स हैं, इनको आप याद कर लीजिए, ये आप छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। अभी तक मैं बताता आ रहा था कि ये कर लो ये मत करो, लेकिन अब इनको नहीं छोड़ सकते, इनको तो याद ही करना पड़ेगा। आप देखिए कि मस्की एडिक्ट जो है ये डिस्कवर होता है 1915 में, और ये बेहद इंपॉर्टेंट भी है मस्की एडिक्ट, इसको स्टार भी मार्क कर लीजिएगा। ये ओनली एडिक्ट है जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि अशोका का नाम अशोका है, यानी यहाँ पे हमें इसका नाम अशोका देखने को मिलता है। पेपर में ये सवाल आया था कि बताओ कि कौन से एडिक्ट में अशोका का नाम अशोका लिखा हुआ है। बाकी सब लोगों उसमें क्या लिखा हुआ, पियादसी, देव नाम पियादशी, तो अलग अलग नाम लिखे हुए, लेकिन जो अशोक नाम है वो हमें मस्की के एडिक्ट में ही देखने को मिलता है। इसके अलावा एक टोपरा और मेरठ का जो पिलर है, ये 2 जगह के पिलर दिल्ली के अंदर कौन लेके आया था, वो लेके आया था फिरोज शाह तुगलक। ये हम फिरोज शाह तुगलक के अंदर भी देखते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, ये दिल्ली सल्तनत का राजा फिरोज शाह तुगलक लेके आया था दिल्ली में। फिर अशोका के जितने भी एडिक्ट्स हैं, इनको पढ़ा किसने है, इनको किसने डिकोड किया है, तो देखिए ये उस टाइम की भाषा थी, लेकिन आप ये देखो कि डिकोड कौन कर रहा है, जेम्स प्रिंसेप कर रहा है 1837 में। अब क्योंकि जेम्स प्रिंसेस 1837 के अंदर कर रहा है, तो ये इसका मतलब है कि भारत तो उस टाइम पे आज़ाद ही नहीं हुआ है। आप देखिए अभी तो सन 57 की क्रांति भी होनी है, अगर आप ध्यान से देखिए, तो यानी कि अंग्रेज़ लोग जो भारत के पूरा का पूरा आर्कियोलॉजिकल सर्वे के पीछे पड़े हुए हैं, एक तरह से ये समझ लीजिए। इसके बाद जो है कौशाम्बी पिलर जो है, ये बताता है कि जो कलकत्ता में कौन लेके आया इसको, जहांगीर लेके आया, ठीक है। कौशाम्बी पिलर को कलकत्ता में कौन लेके आया, जहांगीर। इसके बाद बैरात इंस्क्रिप्शन जो है, दैट वाज ब्रॉट टू इलाहाबाद, वो इलाहाबाद में कौन लेके आया, कनिंघम लेके आया। और अलेक्जेंडर कनिंघम ही आई थिंक सबसे पहला ASI का हेड भी था, डायरेक्टर जनरल भी था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, ठीक है, हाँ यही था। इसके अलावा 1877 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने पब्लिश किया था अशोका के इंस्क्रिप्शंस को, और ये तो वही बात हो गई। 2 मेजर रॉक एडिक्ट्स मनशेरा और शाहबाजगढ़ी आर इन खरोष्टी स्क्रिप्ट, ओके। तो देखिए यहाँ पे कई बार ना लैंग्वेज पूछ लिया जाता है, कई बार स्क्रिप्ट पूछ लिया जाता है, 2 चीज़ हैं। तो आप देखो कि जो 2 मेजर रॉक एडिक्ट है, मनशेरा वाला और शाहबाजगढ़ी वाला, ये तो है खरोष्टी स्क्रिप्ट में।
लेकिन वहीं पे आप देखिए कि मैक्सिमम जो है ना अशोका के जितने भी इंस्क्रिप्शन वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में है। तो अगर तो आपसे स्क्रिप्ट पूछा जा रहा है तो आप बोलेंगे ब्राह्मी है, लेकिन अगर लैंग्वेज पूछा जाएगा तो क्या बोलोगे, प्राकृत। ठीक है, तो स्क्रिप्ट जो है वो ब्राह्मी है। ऐसी कंधार इंस्क्रिप्शन जो वो बाइलिंगुअल है ग्रीक और अरामाइक लैंग्वेज में, ये अरेबिक नहीं है, ये अरामिक ही है। ठीक है, अरामाइक लैंग्वेज है। तो ग्रीक अरामाइक लैंग्वेज में आपको कंधार का इंस्क्रिप्शन देखने को मिलता है, और ज़्यादातर इंस्क्रिप्शन में ब्राह्मी स्क्रिप्ट देखने को मिलती है। और ऐसे ही देखिए कि लैंग्वेज की जब बात करेगा तो लैंग्वेज जो है मैक्सिमम में वो प्राकृत भाषा है, सिर्फ कंधार वाले को छोड़ के। कंधार वाले में अभी मैंने बताया ना कि अरामाइक लैंग्वेज है, कहाँ गया, ये रहा, ग्रीक और अरामाइक लैंग्वेज है कंधार वाले में। तो इस वजह से सिर्फ कंधार वाले को छोड़ के बाकी सब पिलर्स में आपको प्राकृत भाषा देखने को मिलती है, बाकी सब एडिक्ट्स में। इसके बाद बहुत सारे फ्रेगमेंट्री कंडीशन में, यानी कि टूटे फूटे भी हमें मिले हैं इंस्क्रिप्शन। तो वो कहाँ मिले हैं, लंपक में या फिर कहीं की लमघान में, और किस भाषा में, अरामाइक भाषा के अंदर मिले हैं। और इसके अलावा सिर्फ मस्की के एडिक्ट को छोड़ के बाकी सब में जो है अशोका का नाम मैक्सिमम जगहों पे क्या लिख रखा है, देव नाम पिया या पियादसी। यानी कि मस्की के एडिक्ट के अंदर उसका नाम अशोका लिख रखा है। अगर इसको छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा अशोका के 2 नाम जो है बाकी सब इंस्क्रिप्शंस पे लिख रखे हैं, और वो 2 नाम कौन से, देव नाम पिया और पियादसी। ठीक है दोस्त। अच्छा, आलाबाद पिलर जो है इसको कौशंबी से किसने ट्रांसफर किया है, ठीक है, ओके, कौशंबी से कौन लेके आया है, और इसके अंदर समुद्रगुप्त की इंस्क्रिप्शंस भी हैं और जहांगीर की भी हैं। ओके ओके ठीक है। ये क्या हो रहा है, आलाबाद पिलर का देखिए क्या है कि इसका अलग ही इतिहास है। कुछ लोग इसको बोलते हैं कि जहांगीर ने इसको दिल्ली में शिफ्ट करा दिया, कोई बोलता है कि नहीं अकबर ने कराया है, तो ये क्लियर नहीं है। और इसके अंदर जो मेन बात आपको ध्यान रखनी है ना, इसमें और भी कुछ चीज़ें वो हम आगे पढ़ लेंगे, लेकिन आलाबाद पिलर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये बताएंगे कि ये कहाँ से आया है, तो ये कौशंबी से लाया गया है। दूसरा ये बताएंगे कि समुद्रगुप्त के बारे में जो उसका एक कोर्ट पोएट था हरिसेन, उसने बहुत लंबी लंबी प्रशंसाएं लिखी है, प्रशंसा प्रशस्ति उसको बोलते हैं, वो भी आलाबाद इंस्क्रिप्शन पे लिखी हुई है। अशोका का पूरा इंस्क्रिप्शन भी इसी पे लिख रखी है, और इसके अलावा जहांगीर के भी कुछ जो आदेश हैं वो भी इसके ऊपर लिखे गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो आलाबाद इंस्क्रिप्शन जो किस मुगल से संबंधित है, ये पेपर में एक यूजीसी नेट वगैरह में कहीं आ चुका है, तो जहांगीर से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद मेजर रॉक एडिक्ट कितने, तो 14 है मेजर रॉक एडिक्ट। टोटल नंबर ऑफ पिलर एडिक्ट जो है पिलर एडिक्ट 13 है, दे आर इंस्क्राइब्ड इन 10 पिलर्स। देखो समझो कि टोटल नंबर ऑफ पिलर एडिक्ट्स, जो एडिक्ट का मतलब होता है कि किसी का आदेश, एक तरह से है ना, पैराग्राफ समझ लीजिए। एडिक्ट का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं पिलर की बात कर रहा हूँ, मैं नंबर ऑफ पिलर नहीं बोल रहा हूँ, मैं एडिक्ट बोल रहा हूँ। एक पूरे के पूरे उसमें कई सारे एडिक्ट्स लिखे हो सकते हैं, है ना, एक पिलर पे। तो टोटल 13 एडिक्ट्स लिखे गए हैं, और उसमें से ये लिखे कितने पिलर्स पे गए हैं, 10 पिलरों पे लिखे गए हैं। ठीक है, बाकी का याद करने की जरूरत नहीं है। ऑफ द 4 मेन पिलर्स इन्होंने, अच्छा 4 माइनर पिलर एडिक्ट्स जो होते हैं उनके अंदर में से एक जो एडिक्ट है उसको बोलते हैं क्वींस एडिक्ट, ये आप ध्यान रखिएगा। और ये क्वींस एडिक्ट हमें आलाबाद पिलर पे देखने को मिलता है। तो ये जो पॉइंट है ये यहीं का हो गया, ठीक है, यानी कि आलाबाद पिलर पे हमें क्वींस एडिक्ट भी देखने को मिलता है। मुझे लगता है ये आगे भी देखने को मिल जाएगा। आलाबाद पिलर पे सीधा पूछेगा कि समुद्रगुप्त के एडिक्ट कहाँ देखने को मिलता है, आलाबाद पिलर पे। जहांगीर के आलाबाद पिलर पे, क्वींस एडिक्ट आलाबाद पिलर पे। ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है यहाँ पे देखने को मिलती है। 1-2 और भी हैं, आ जाएंगी कहीं, यहीं होगी। ये रहा, ये देखिए, ये स्टार मार्क कर लीजिए कि आलाबाद के पिलर पे हमें, देखिए वैसे तो इसके अंदर 6 पिलर एडिक्ट्स हैं। एडिक्ट यानी कि 6 एक तरह से अलग अलग पैराग्राफ लिखे हुए हैं, आदेश लिखे हुए हैं। लेकिन यहाँ पे जो है क्वींस एडिक्ट भी है, कोसम स्कीज्म एडिक्ट भी है, प्रशस्ति ऑफ समुद्रगुप्त भी है जो कि हरिसन ने लिखी है। इसके अलावा जहांगीर की डिक्री भी है। तो ये 4 चीज़ जो है इसके ऊपर लिखी गई हैं, ये आपको ध्यान देना है। और जो खरोष्टी स्क्रिप्ट है वो कहाँ से डेराइव्ड है, वो पर्शियन अरामाइक लैंग्वेज से डेराइव्ड है, ये ध्यान रखिए। इसके अलावा सांची स्तूपा का अगर पूछ ले तो अशोका ने बनवाई थी, कहाँ बनाई थी, विदिशा के अंदर, एमपी के अंदर, या फिर कहें कि अगर डिस्ट्रिक्ट पूछ ले तो राजस्थान डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, मध्य प्रदेश में। सबसे लंबा पिलर अगर पूछ ले, 7th पिलर जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट है, ये ध्यान रखिएगा।
इसके अलावा अगर पूछ ले लॉन्गेस्ट अमंग दी मेजर रॉक एडिक्ट, तो रॉक एडिक्ट्स में अगर पूछ ले कि मेजर रॉक एडिक्ट्स में सबसे बड़ा कौन सा है, लॉन्गेस्ट है, तो फिर आप बोलेंगे 13th रॉक एडिक्ट। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखो पिलर्स की बात कर रहा है तो 7th पिलर एडिक्ट जो है सबसे लॉन्गेस्ट है, लेकिन अगर रॉक एडिक्ट की बात करें, मेजर रॉक एडिक्ट की, तो लॉन्गेस्ट कौन सा हो जाएगा, 13th रॉक एडिक्ट हो जाएगा, जो कि ओडिशा के अंदर हमें देखने को मिला है। फिर कॉमेमोरेटिव पिलर एडिक्ट्स कौन से हैं, तो वो कॉमेमोरेटिव है रुमेंडल एंड निगाली सागर वाले, ये कहाँ पे, नेपाल के अंदर है। और शिज्म एडिक्ट जो है ये कौन से हैं, इलाहाबाद, सांची और सारनाथ, ये इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्त। तो ये मेन पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने हैं, इनको नहीं रखेंगे तो सीधा सीधा ये तो पेपर में आ रखे हैं तो आप कर नहीं पाएंगे। इसके अलावा देखिए कि अशोका की धम्मा की पॉलिसी थी क्या, देखो अपने माँ बाप की सेवा करनी, ठीक है, ये हो गया, अहिंसा का पालन करना, सबके साथ प्रेम के साथ भाव के साथ रहना, है ना, टीचर्स का सम्मान करना और रिलेटिव्स के साथ गुड ट्रीटमेंट करना, एनिमल्स की कोई बलि नहीं देनी है, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन चलानी है, सोशल वेलफेयर करना है, यानी अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं, सीधी सी बात ये है और कुछ नहीं है। नॉन वायलेंस का साथ देना है, रिलीजियस सेक्ट्स जो हैं वहाँ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी है, सब एक समान है, ये सब चीज़ें सीधा सीधा जो है अशोका की पॉलिसी में लिखी गई हैं। मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप स्किप कर सकते हैं। अब ये देखिए थोड़ा सा, यहाँ से क्वेश्चंस कभी भी आ जाते हैं और आए भी हुए हैं, जैसे ये समार्टा का पूछ रखा है, सानी दाता का आ चुका है और प्रशस्ति का आ चुका है एक बार क्वेश्चन, ये सारा टेबल याद कर लेना भाई मेरे, और राजू कास का भी आ चुका है, ये सारा टेबल याद कर लो, ये सीधा सीधा पेपर में आएगा। ये 18 तीर्थास हैं, ध्यान दीजिए, मैंने आपको बोला था तीर्थास के बारे में बाद में पढ़ाऊंगा। तो तीर्थास एक तरह से उस टाइम के सिविल सर्वेंट्स मान लीजिए जो इनकी हेल्प करते थे राजा की। तो आप देखिए जो मंत्री हैं उनको क्या बोलते हैं, चीफ मिनिस्टर, पुरोहित को बोलते हैं चीफ प्रीस्ट, पुजारी हो गया, है ना, सेनापति हो गया कमांडर इन चीफ, युवराज हो गया क्राउन प्रिंस एक तरह से, द्वारिका हो गया चैम्बरलेन, अंतर्वशिका हो गया चीफ ऑफ हरम, प्रशस्ति कौन हो गया, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन, ठीक है, जेल का। फिर समार्टा का आ रखा था, समार्टा क्या होता है, टैक्स असेसमेंट जो करता है, या फिर कलेक्टर जनरल भी बोल देते हैं। फिर ऐसी सानी दाता जो है ये क्या है, ट्रेजरी चीफ हो गया। परदेशी का क्या हो गया, डिविजनल कमिश्नर हो गया, ठीक है। ये थोड़ा सा इसको मैं हटा देता हूँ, हाँ ठीक है। फिर नायक क्या हो गया, नायक हो गया सिटी का कांस्टेबल, पौरा हो गया गवर्नर ऑफ द सिटी। व्यवहारिका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में कभी भी पूछ लेगा, व्यवहारिका को याद कर लीजिए, ये है चीफ जज, ठीक है। और जो राजूकाज हैं ये छोटे लेवल के हैं, ठीक है, ये वैसे तो ये लैंड मेजर का काम कर रहे हैं या फिर छोटे लेवल पे ये भी पनिशमेंट्स दे सकते हैं, लेकिन ये छोटे लेवल में, लेकिन मेन लेवल पे, बड़े लेवल पे देखा जाएगा तो व्यवहारिका है, ठीक है दोस्त। फिर करमंटिका जो है ये जो है वो चीफ जो माइंस की देखभाल कर रहे हैं। फिर मंत्री, ये तो ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है। दंडपाल हो गया पुलिस चीफ, ठीक है, जो दंड दे सकता है। फिर द्वारपाल तो भैया होम डिफेंस हो गया, है ना, द्वारपाल जो बाहर द्वार के खड़ा होता है एक तरह से। अंतपाल हो गया चीफ ऑफ फ्रंटियर डिफेंस। इसके अलावा युक्ता जो हो गया ये हो गया सबॉर्डिनेट रेवेन्यू ऑफिसर्स। और अन्नपाल जो हो गया ये फूड ऑफिसर एक तरह से हो गया, ठीक है। तो ये इधर हिंदी वालों के लिए भी लिख रखे हैं, कुछ नहीं है इसके अंदर, ये बस एक बार ही रीड करेंगे तो याद हो जाएंगे, कुछ है नहीं इसमें ज़्यादा दिमाग वाला। सेम आप देखिए कि बहुत सारे अध्यक्ष भी हुआ करते थे और उनकी ड्यूटी हुआ करती थी, तो ये अध्यक्ष भी याद कर लेना, ये पेपर में एक बार पूछ चुका है रथ अध्यक्ष के बारे में और हस्त अध्यक्ष के बारे में पूछ चुका है, तो इसलिए ये थोड़े थोड़े अध्यक्षों के बारे में पूछ चुका है, तो ये मैंने सारे ही लिख दिए, ठीक है। अब जैसे पान्य अध्यक्ष है तो ये कॉमर्स का है, ये पेपर में पूछा जा चुका है। फिर समस्थाध्यक्ष हो गया मार्केट्स के लिए, पौतवाध्यक्ष हो गया वेट्स एंड मेजर के लिए, नवाध्यक्ष हो गया स्टेट बोर्ड्स के लिए, शुल्क अध्यक्ष हो गया टोल्स के लिए, तो ये पूछा जा सकता है आपको, ठीक है। अकाराध्यक्ष हो गया माइंस के लिए, लोहाध्यक्ष हो गया आयरन के लिए, लोहा है तो आयरन के लिए, स्वर्ण है तो गोल्ड के लिए, ये तो इजी है। सीता का मैंने आपको बताया था कि सीता कहाँ से निकली थी, ज़मीन से निकली थी, लैंड से निकली थी, तो सीताध्यक्ष हो गया वो क्राउन लैंड्स हो गया। अक्ष पतालाध्यक्षा, तो ये अकाउंटेंट हो गया, ये स्टार मार्क कर लो, अकाउंटेंट का पूछ सकता है। रथाध्यक्ष का मैं बता चुका हूँ, पूछ चुका है वो, तो चैरियोटियर जो होता है रथ का स्वामी उसको रथाध्यक्ष बोला जाता है। हस्ताध्यक्ष हो गया एलिफेंट फोर्स का जो है, ठीक है, ये स्टार मार्क कर लो। आयुधा ग्राध्यक्षा,
आयुधाग्राध्यक्षा हो गया प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ आर्मामेंट्स, ठीक है। कोषाध्यक्ष पूछ सकते हैं, ये तो ट्रेजरी होता है, सबको ही पता है। और ये हो गया कोषाध्यक्षा, ये हो गया स्टोर हाउस। और कुप्या अध्यक्षा फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो कुछ नहीं है, मेन जो है वो मैंने स्टार मार्क कर दिए हैं, ये तो याद ही कर ही लो, ठीक है। ये हो गया पान्या वाला, हो गया अक्षापताला, हो गया रथाध्यक्ष, हो गया हस्ताध्यक्ष, हो गया, ये 4 कर लो। और ये वाला शुल्काध्यक्ष भी हो गया, ठीक है। ये 4-5 तो कर ही लो, बाकी के आप देख लीजिए आपको करने के नहीं, ये इनमें से कोई भी रिपीट हो सकता है। और एक और था, कौन सा है वो, हाँ ये वाला लक्षानाध्यक्षा, ये कॉइन मिंटिंग के लिए होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक अश्वाध्यक्ष का पेपर में आ चुका है, ये क्या होता है, कमांडर ऑफ कैवेलरी होता है। लोहाध्यक्ष तो वही मेटलर्जी और आयरन वाला हो गया, वो मैं बता चुका हूँ। बाकी के आप देख लीजिए, आपको याद करने तो करिए, नहीं तो ये वाले जो हैं 5-6 मैंने बताए हैं वो तो याद करके रखने पड़ेंगे, ठीक है भाई। और ये अक्षापताला तो मैं बता ही चुका हूँ। अमात्य का काम है, ये सेक्रेटरी होता है अमात्य एक तरह से, ये अमात्य सिविल सर्वेंट टाइप मान लीजिए। फिर अक्षापताला का अकाउंटेंट जनरल मैं बता चुका हूँ। दुर्गपाल होता है जो गवर्नर होता है फोर्ट का। धम्मा जो है वो एक नई पोस्ट थी। धम्मा को ऐसे मत समझिए, धम्मा और महामात्रा ये दोनों को देखिए, धम्मा महामत्ता या धम्मा महामात्रा, है ना। तो ये एक नई पोस्ट क्रिएट की गई थी सोशल और रिलीजियस अफेयर्स को सोल्व करने के लिए। फिर गोपा बोलते थे जो होता था रिस्पॉन्सिबल अकाउंट्स के लिए। लिपिकार बोलते थे जो स्क्राइब्स के लिए है इंपॉर्टेंट। कुमाराज बोलते थे वाइस रॉयज इन चार्ज ऑफ ए प्रोविंस। स्थानिका टैक्स कलेक्टर ऑफिसर, ये आ चुका है पेपर में स्थानिका के बारे में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये पेपर में आ चुका है। मैंने बोला ना कुछ कुछ चीज़ें जो आ चुकी हैं। एक नगरिका भी आ चुका है, इसको भी स्टार मार्क कर लीजिए। सिटी सुपरिटेंडेंट को बोलते हैं और स्थानिका बोलते हैं टैक्स कलेक्टर को। जैसे कि आप आज की डेट में इनकम टैक्स ऑफिसर बन जाएं तो आप क्या हो जाएंगे, स्थानिका हो जाएंगे उस टाइम के हिसाब से। तो ये कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे को लगता है कि पेपर में सीधी पूछी जा सकते हैं। अगर मैंने लिख दी है तो ये याद कीजिए, क्योंकि मैंने कुछ सोच के ही लिखा है सारी एनालिसिस करके। ये मत समझ लेना कि इनको नहीं करना है आपको, ठीक है। इसके बाद विलेज लेवल ऑफिसर्स की बात करते हैं तो ग्रामिका होता है जो वो उसको बोलते हैं हेड ऑफ विलेज, और ग्राम विद्यास जो होता है वो होते हैं विलेज के एल्डर्स। इसके बाद लेटर मौर्यन किंग्स की बात करता हूँ तो मौर्यन रूलर्स जो हैं 137 साल तक राज करके गए हैं, सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा। और दूसरा लास्ट रूलर जो था वो था बृहद्रथ, और बृहद्रथ को जो असैसिनेट करता है इन्हीं का एक कमांडर करता है जिसका नाम होता है पुष्यमित्र शुंग, जो कि ब्राह्मण डायनेस्टी है ना, ब्राह्मण है एक तरह से। तो वो जो है एक तरह से इस पूरी डायनेस्टी का नाश कर देगा। और ये बोला जाता है कि बहुत सारे जो स्तूप हैं, बहुत सारे बुद्धों के जो अपना कह सकते हैं कि स्क्रिप्चर्स हैं, उनको जो है पुष्यमित्र शुंग ने तोड़ दिया, क्योंकि वो वैदिक धर्म को मानने वाला है, वो ब्राह्मण है। तो इस वजह से यहाँ से जो है एक टर्निंग पॉइंट चेंज होता है और फिर से जो है वैदिक धर्म या फिर कि ब्राह्मण धर्म का सम्मान होना या फिर उसका लेवल ऊपर होना शुरू हो जाता है। तो वो जो है पुष्यमित्र शुंग बृहद्रथ को मार के, लास्ट रूलर बृहद्रथ को यहाँ पे मार के ही गद्दी पे बैठ रहा है, ये आप ध्यान रखिएगा। और फिर यहाँ से शुंग डायनेस्टी की शुरुआत हो जाती है। अच्छा, इसके पीछे कारण कौन से थे, रीजन्स टू फॉल, कि क्यों ये गिरा, तो उसके पीछे कारण अलग अलग राइटर्स अपने अपने बताते हैं कि अनडिजर्विंग सक्सेसर, जितने भी आगे सक्सेसर आ रहे थे मौर्यन के वो इतने अच्छे नहीं थे। फिर हाईली सेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस हो रही थी, रोमिला थापर ये बोलती है इसके बारे में एक्सक्यूज मी। अच्छा, ये जो चीज़ बता रहा हूँ ना केवल और केवल स्टेट एग्जाम में पूछी जाएगी मुझे लगता है, और अगर CGL में आएगी तो मेंस में आएगी, नहीं तो नहीं आ सकती, ठीक है। ऐसे ही जो ब्राह्मण्स थे वो इनके अगेंस्ट थे, ये HC राय चौधरी बोलते हैं। एक्सेस ऑफ टैक्स एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की वजह से ये फॉल किया। फिर डिवीजन ऑफ मौर्यन एम्पायर इनटू 2 कैटेगरी, जैसे ईस्ट और वेस्ट में इसको डिस्टिंग्विश कर दिया था। ये मैंने पहले भी बताया था कि अशोक ने जो है आधा दशरथ को दे दिया और आधा जो है कुणाल को दे दिया। तो वेस्टर्न वाला कुणाल के पास हो गया, ईस्टर्न वाला दशरथ के पास, तो वो भी एक इशू क्रिएट हुआ, ठीक है। तो यानी कि दशरथ मौर्य जो है एक तरह से ग्रैंडसन है अशोक का, ये आपको ध्यान रखना है। और जो कुणाल है वो इसका बेटा ही है, ठीक है भाई। तो ये कुछ कुछ इसके पतन के कारण है वो बताए हैं। ये अगर आप स्टेट की तैयारी कर रहे हैं तभी आपको ज़्यादा काम आएंगे। तो कुल मिला के ये मैंने आपको पूरा का पूरा जो है अशोका के बारे में बता दिया, और इनकी जो है एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में मौर्यों की बता दिया, क्यों इनका जो है फॉल हुआ, कैसे गिरे,
कैसे इनका खात्मा करके अगली डायनेस्टी आई वो भी बता दिया है। बस एक इसके अंदर और इम्पॉर्टेंट चीज़ रह गई है, वो है इसकी आर्ट एंड आर्किटेक्चर, तो वो हम नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे। आई होप कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। बुक के अंदर तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड हो ही जाएंगी, आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ तो A to Z सारे के सारे पॉइंट होंगे, आपको अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ प्ले स्टोर पे जाके 5 स्टार रेटिंग दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे बारे में बताइए, क्योंकि आप ही लोग हमारे रियल प्रमोटर हैं। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, दिल से मेहनत कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आप लोग इतना सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल।